गुड इवनिंग बच्चों। तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है आज का जो लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को कवर किया था और काफी अच्छा रिस्पांस रहा उस पे कि हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का जो टेबल बनाया उसमें से एक क्वेश्चन श्योर शॉट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि सर आपको कैसे पता है? क्योंकि 7 सालों से हम देख रहे हैं इसलिए पता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरू करने वाले हैं आज एक टॉपिक जिसका नाम है ड्रैगोज रूल। थोड़ा सा अगर हम एप्लीकेशन पे बात करें तो जो खास तौर से जेई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको एक कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। तो आपने कहा कि सर कर सकते हैं, तो बहुत आराम से देखिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जनरली मैं इसको पढ़ाना प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि आप लोग बाद में कहेंगे कि सर ड्रैगोज रूल और बेंट्स रूल नहीं पढ़ाया आपने, तो इसको एक बार सुन लेते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हम लोग NH3 की बात किए थे, PH3 उसी ग्रुप का, ASH3 और SbH3। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है? तो आप कहेंगे सर अमोनिया है। तो मैं कहूंगा कि अगर इसको कभी कोई एजेन कहता हुआ दिख जाए तो आप बुरा ना माने, इसको एजेन कहा जाता है। आपने कहा ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड फॉस्फेन या फॉस्फीन, दोनों इसका नाम है। फॉस्फेन भी कहते हैं, फॉस्फीन भी कहते हैं। आर्सेनिक का आर्शीन कहते हैं, आर्शीन, और एंटीमनी का एस्टिबीन कहते हैं। तो ये इनका एक तरह से समझिए कि कॉमन नेम है। दिस इज द कंपाउंड नेम अमोनिया। और एजेन, फॉस्फीन, आर्सीन, एस्टिबीन, ये सब साइंटिफिक नेम है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या सर ये बताने के लिए आज का लेक्चर है? नहीं, आज का लेक्चर है टू एक्सप्लेन ड्रैगोज रूल। आपने कहा कि हाँ सर हम लोग तैयार हैं। तो अगर मैं बात करूं ड्रैगोज रूल की, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन याद कीजिए। आप कहेंगे सर कई बार आप करा चुके हैं, हाफ इंटू V प्लस M, मैक्सिमम वैलेंसी 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड 3, आंसर विल बी 4। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp3। काफी डिटेलिंग चली है इसके बारे में। तो सर अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। मैं कहूंगा थ्योरेटिकली यस, क्योंकि अभी तक आपने इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब इसके आगे हम लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े। तो आपने कहा सर बात तो सही कह रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं थियोरेटिकल एंगल की, तो अगर थियोरेटिकल एंगल है तो सही जवाब है आपका कि 109 डिग्री 28 मिनट, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो आपको याद आएगा, हालांकि मैं बता चुका था कि अगर एक्चुअल में बात करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर तो इसका आंसर इतना ही होना चाहिए था। लेकिन याद करिए कि ये लोन पेयर इसको रिपल्सन के अंदर डाल देता है। दोनों तरफ से ये बॉन्ड रिपेल होते हैं तो पास आते हैं, पास आते हैं। तो जो एक्चुअल एंगल है, बहुत जरूरी बातें हैं। कई सारे टीचर्स का भी रिव्यू है कि सर बड़ा अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, बहुत कुछ नया देखने को मिला है, टीचर्स भी इवन अच्छा बोल रहे हैं। तो आप लोग को देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक्चुअल एंगल इसका क्या है? एक्चुअल एंगल है 107 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना है कि एक्चुअल एंगल हमको हाइब्रिडेशन नहीं बताता है, एक्चुअल एंगल हमको कहीं और से पता चलता है। इट इज द VSEPR जो ये बात हमको बताता है कि भैया रिपल्सन है और इस तरह से घटा है। बट हम स्पेक्ट्रोमीट्री जब करते हैं, स्पेक्ट्रोमीट्री, तब हमको एक्चुअल एंगल्स पता चलते हैं। तो थ्योरेटिकल एंगल अगर कोई पूछे तो 109.5 डिग्री, एक्चुअल एंगल कोई पूछे तो ड्यू टू रिपल्सन, लोन पेयर दोनों तरफ से इसको रिपेल करके बॉन्ड को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा देता है, झुका देता है। तो आंसर हो जाएगा 107। अच्छा सर, तो क्या पढ़ाने वाले हैं? पढ़ाने यही वाले हैं सर, अब बहुत प्यार से सुनना है। आपने बोला ठीक है सर सुन लेंगे, चलिए। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, मैं आर्शीन, एस्टिबीन, इन नामों को भी हटा रहा हूं। आपने एक बार देख लिया कि किसको फॉस्फीन कहते हैं, क्यों कहते हैं, अमोनिया को एजेन कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट नॉलेज, एंड दोनों बातें हैं। विदाउट नॉलेज यू कांट गो टू कॉलेज, है ना, और इफ यू वांट टू गो टू कॉलेज यू विल नॉट हैव नॉलेज। तो दोनों ही बातें हैं, और बड़े प्यार से सुनना है जल्दी। तो हम लोग जब देखते हैं, अगर हम एंगल्स की बात करें और हम यहाँ एक्चुअल एंगल लेंगे, सर हाइब्रिडाइजेशन वाला एंगल कैसे छोड़ दें? वो भी छोड़ देना है, क्योंकि हम एक्चुअल एंगल की बात कर रहे हैं और ड्रैगोज रूल की। तो इसका जो एंगल होता है ये 107 डिग्री होता है। चारों बॉन्ड के बीच में ऐसे कितने एंगल बनते हैं? तो ऐसे 6 एंगल्स बनते हैं, क्योंकि अगर आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को देखें तो 109 डिग्री 28 के 6 एंगल थे। तो अब सारे एंगल दब दब के छोटे हो गए, सब 10। अब देखो यहाँ पे PH3 का एंगल हम देखने गए तो 93.5 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली, 93 आप मान लीजिए।
इसका होता है 92 डिग्री अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूं, और इसका होता है 91 डिग्री। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने स्पेक्ट्रोमीटरी करी और इनके बॉन्ड एंगल्स को देखा तो उनका दिमाग चकरा गया। क्यों भाई? क्योंकि फास्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन अगर ये करता, अगर इसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते तो pH3 होता और मैक्सिमम वैलेंसी 5 है, तो यहाँ पे लोन पेयर आता। आपने कहा ठीक है, तो हाफ इंटू V प्लस एम यहाँ भी करते तो स्टेरिक नंबर 4 एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो सर एंगल यहाँ कैसे? इसका मतलब कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, तभी ड्रैगोज रूल आया। बहुत ही प्यारा रूल है, बहुत ध्यान से सुनना है सर। इफ द सेंट्रल एटम इज ऑफ पीरियड 3 एंड बिलो, अगर सेंट्रल एटम पीरियड 3 या उसके नीचे का हो, इफ द सेंट्रल एटम इज हैविंग एट 1 लोन पेयर, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरा, इफ द लिगेटिंग एटम, जो उससे जुड़ने वाला एटम है, लिगेटिंग एटम इज हैविंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस देन इक्वल टू 2.5। तो सर कार्बन का तो ठीक है 2.1, हाइड्रोजन का तो ठीक है 2.1 है, लेकिन बाकी दो कंडीशन तो वायलेट हो गए ना। तो पीरियड 3 या उसके बाद का कोई एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन करता ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। द ऑर्बिटल ऑफ द एटम्स विल नॉट हाइब्रिडाइज इफ इट इज बिलोंगिंग टू आइदर पीरियड 3 or after period 3. This is primarily observed in 2 places in the whole periodic table and with the whole compound. कैसे पता चला सर? भाई जब एक्सपेरिमेंटली आप देखोगे कि बॉन्ड एंगल कम है, इसका मतलब डायरेक्शनैलिटी नहीं बढ़ी, डायरेक्शनैलिटी नहीं बढ़ी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी नहीं बढ़ी। इसका मतलब इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। इसी रूल को हम ड्रैगोज रूल कहते हैं। अच्छा आगे आइए जरा, देखिए H2O, आपने कहा ठीक है सर, H2S, H2SE और H2TE अगर आप देखें तो ये जो फेनोमेना है ये दो ग्रुप में प्राइमरीली ऑब्जर्व होता है। एक है ग्रुप 15 और दूसरा है आपका ग्रुप 16। आपने कहा अद्भुत बात है सर, बहुत बढ़िया बात है, सुंदर बात है। समझ रहे हैं ना कि भैया आपको समझ में आना चाहिए ये चीज कि यहां पर अगर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते तो और ज्यादा बॉन्ड एंगल होता। जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल होते उतने बॉन्ड दूर दूर बनते तो बॉन्ड का जो रिपल्सन है, बॉन्ड पे रिपल्सन, वो कम होता और मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता। बट यहां पर प्योर ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं। मतलब अगर कोई pH3 में हमसे पूछे तो हम कहेंगे कि भाई देखो यहां पर जो ये बॉन्ड है सिग्मा, ये भैया इसका S और इसका P, इसका मतलब sp सिग्मा है, नॉट sp3 s सिग्मा है। यहां पर कोई बोले तो हम कहेंगे ये भी अपना sp सिग्मा है, ना कि sp3 s सिग्मा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत प्यार से समझिए। H2O किस पीरियड का ऑक्सीजन एलिमेंट है? सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन है वो किस पीरियड का? तो आपका जवाब है सर ये पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड का है। तो हमने ये तो नहीं कहा कि सेकेंड पीरियड वाला हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर और यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड। तो यहां ध्यान रखिएगा कि यहां भी अगर थ्योरेटिकल एंगल कोई हमसे पूछता है तो हम कहेंगे सर थ्योरेटिकल एंगल तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट ही होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल एंगल जो हम एक्सपेरिमेंट से निकाल के लाते हैं वो रिपल्सन को कंसीडर करता है। देखिए यहाँ एक लोन पेयर था सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर, एक अमोनिया में, तो इसने बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा घटाया, 109 डिग्री 28 मिनट से जरा सा कम कराया। लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ तो यहाँ 2 लोन पेयर है, इधर से भी रिपल्सन, इधर से भी रिपल्सन। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फीलिंग बच्चा। इफ यू डोंट फील इट तो थ्योरी पढ़ते पढ़ते और याद करते करते तो जीवन निकल जाना है। आपने कहा ठीक है। तो जब इसको रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड और अंदर की तरफ आएंगे और छोटे होंगे। आपने कहा ठीक है। तो एक्चुअल एंगल जब आप इसका मेजर करेंगे इट इज नथिंग बट 104.5 डिग्री। आपने कहा यार सर मजा आ गया सर, नया बात सीखने को मिला, यही तो है रोज सीखो कुछ नया नया। आपने कहा ठीक है, ये 104.5 था। तो इस आधार पे इन लोग का भी स्ट्रक्चर H2S कैसा दिखता होगा? ये रहा सल्फर, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, ऐसा ही तो दिखेगा। तो सर इसमें भी एंगल कम से कम इतना तो होना चाहिए था, नहीं। जैसे ही हमने इसका एंगल देखा 90
92.1 डिग्री, इसका एंगल देखा तो 91 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, और इसका एंगल देखा तो 90 डिग्री। मैं हर जगह अप्रोक्सीमेटरी वर्ड का यूज कर रहा हूं वर्ड का, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटरी से जो डेटा आता है दैट इज नॉट टू मच एक्यूरेट। सर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीटरी हम लोग को क्या पढ़ना है? क्या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स पढ़ने हैं? नहीं, दीज आर द सिलेबस विच आर इन पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट के। क्या आईआईटी में पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते हैं। आपने कहा अच्छी बात है, फील करना है बस। क्या फील करना है सर? कि अगर ये 92.1 डिग्री है, ये 91 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो भैया यहाँ पर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए ही नहीं। अगर होते तो ये बॉन्ड एंगल बड़ा होता, डायरेक्शनलिटी ज्यादा होती, रिपल्सन कम होता, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती। आपने कहा यस सर। इसका मतलब देखो, सल्फर पीरियड 3 का है, सेलेनियम पीरियड 4 का है, टेल्यूरियम पीरियड 5 का है। तो यहाँ पर क्या नहीं हुआ? हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। कोई भी पीरियड 2 के बाद का एलिमेंट जनरली हाइब्रिडाइज नहीं करता है अगर वो ग्रुप 15 या 16 से बिलोंग करता है। ये रूल्स याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा याद रखिए। ग्रुप 15 और 16 के ऐसे एलिमेंट जो पीरियड 3 या उसके बाद के हैं, वहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। यही है आपका ड्रैगोज रूल, जिसकी बड़ी बड़ी बातें की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल आता है सर, बहुत ही प्यारा सा, एक और सवाल है जिसको हम लोग बेंट्स रूल के अंदर पढ़ते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, अदरवाइज दीज लेक्चर्स विल नॉट डू मच फॉर यू। आपने कहा ठीक है सर, सुंदर बात है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो जब भी टफ क्वेश्चन आएगा, और आईआईटी में तो इजी क्वेश्चन भी आएगा, तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। एक रूल होता है जिनको हम कहते हैं बेंट्स रूल। ये इस बात का है कि मान लीजिए हमारे पास एक PCl5 मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बताया था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अगर हम थोड़ा सा 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन को फिर से जगाएं अपने, तो ये आपका एक प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है, थाली है, और इस थाली में यहां पर एक सेंट्रल एटम है, ये जो ब्लैक डॉट है। तो इधर एक एटम, एक इधर और एक इधर, ये 3 भाग में बट गया। ये तीनों एंगल कितने हैं? 120, 120, 120। आपने कहा ठीक है, सुंदर बात है, सुंदर बात है। ये है 120, 120 और 120। थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने में क्यों दिक्कत आ रही है? ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि अब मैं इस प्लेन को यहां से हटा ही दूं, अच्छा रहेगा, और यहां पर मैं 3 क्लोरीन लगा दूं, Cl Cl Cl। तो एक ऊपर Cl होता है और एक नीचे Cl होता है। आपको याद होगा कि यहाँ पर ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनती है, और ऊपर एक पिरामिड और नीचे एक पिरामिड बनता है। आपने कहा ठीक है सर, याद तो आ गया है। लेकिन ऐसा अगर केस आए कि मॉलिक्यूल अपना ऐसा हो जाए PCl3F2, यहाँ तो सब सारे क्लोरीन थे, तो सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम थी, तो आपने किसी को भी कोई भी जगह दे दिया। लेकिन अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आए तो मैं कहां पर उसको प्लेस करूं? मैं यहां पर अगर बताऊं आपको, तो दिस इज योर PCl5। आपने कहा कि ठीक है सर, याद है। यहाँ ट्राइगोनल और यहाँ ऊपर नीचे बाई पिरामिडल, 120 डिग्री का एंगल, एक प्लेन में, और एक ऊपर और एक नीचे क्लोरीन। आपने कहा ठीक है। लेकिन अगर PCl3F2 आता है तो मैं क्या करूं? मैं ऐसे बनाऊं, ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊं तो सही रहेगा, या मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊं तो सही रहेगा? अगर मैं आपको जवाब दूं यहां पर Cl और यहां पर Cl, इसका जवाब है कि ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2। आपने कहा सर ऐसा क्यों? तो याद करिए कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है ऑब्वियसली, तो ये एटम का साइज भी तो बड़ा है, फ्लोरीन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है क्लोरीन साइज। जब यह पीरियड 2 से 3 में आते हैं तो वो ज्यादा स्पेस घेरता है। दूसरी बात कि 2 फ्लोरीन एक दूसरे के पास बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे, बिकॉज उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होंगे, क्योंकि उसका साइज छोटा है और उसके चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बेंट ने यह कहा कि अगर एस कैरेक्टर, मैंने बताया भी हुआ है आपको, बस इस रूल के अंदर नहीं बताया, एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस ऑफ द ऑर्बिटल, बल्कीनेस ऑफ द ऑर्बिटल, की जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा ऑर्बिटल ज्यादा बल्कि होंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पी कैरेक्टर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्जिटिविटी, कि उनकी लंबाई ज्यादा होगी, लॉन्जिटिविटी। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो याद रखिएगा
कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि लोन पेयर कहाँ ज्यादा स्टेबल रहेंगे, जहां एस कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाए, ऐसा एज्यूम करिए, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 3 लोन पेयर हो और 2 एटम्स हो, तो मैं दोनों एटम को एक्सियल पोजीशन पे रखूंगा और तीनों लोन पेयर को मैं इक्विटोरियल पोजीशन पे रखूंगा। याद रखिए 120 120 120 वाले प्लेस को हम इक्विटोरियल पोजीशन कहते हैं, इस वाले पोजीशन को हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। आपने कहा अच्छी बात है सर। क्या सर कुछ और बचा है क्या? थोड़ा सा और है, बहुत बहुत आराम से देखिए, थोड़ा सा और है जो आपको एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा। आपने कहा सर कौन सा टॉपिक है बता दो। सुनिएगा सर, सुनिएगा। टॉपिक का नाम है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। देखिए पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। आपने कहा ये क्या सर, नया कुछ कुछ करते रहते हैं आप। देखो जरा, क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊंगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि मॉलिक्यूल का पोस्टमार्टम करिए, तो आपको सिखाया हुआ है कि आप हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं, तो यू कैन डू द पोस्टमार्टम ऑफ द मॉलिक्यूल। आपने कहा पता है सर। मान लीजिए कि SO2 आपके सामने आया बहुत प्यार से, तो SO2 आया तो आपने बोला कि सर सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी है 6, तो इसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन आप बना दो। बना दिया हमने। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी 6 था, तो इसका ऑक्टेट पूरा। इधर ऑक्सीजन के पास 6, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा। और यहाँ पर ये जो है लोन पेयर के रूप में बैठा हुआ है। अब कौन से ऑर्बिटल, देखिए यहाँ 2 सिग्मा है, 2 पाई है और एक लोन पेयर भी बैठा हुआ है। आपने कहा ठीक है सर। अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालूं तो आप कहेंगे कि सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर करिए, क्योंकि पाई बॉन्ड से हमको कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करिए बस। तो सिग्मा बॉन्ड है 2, लोन पेयर है 1, तो 2 + 1, इसका मतलब स्टेरिक नंबर आया मेरे बच्चों 3। इफ द स्टेरिक नंबर इज 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? तो आपने कहा कि सर बहुत ही प्यार से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अच्छा, अब देखिए जरा पोस्टमार्टम में कितना मजा आता है। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, फर्स्ट प्रिंसिपल पे चलेंगे। SsP sp 1 2 2 3 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आपने कहा बहुत सुंदर बात है सर, बहुत बढ़िया बात है सर। तो आउटर मोस्ट में कौन सा शेल है? तो आपने कहा सर आउटर मोस्ट में इसके 3s है और 3p है, तो क्या 3d बनेगा? यस, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ दैट लेवल विल बी फॉर्म्ड क्विकली दो दे विल बी वैकेंट, दो दे विल बी वैकेंट। सर बहुत समय लगता है इसमें ईज आने में। जो बातें आप यहाँ 2-2 मिनट में सीख रहे हैं, काफी सारे लोग 12th पास करने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपने बोला 3s 3p 3d खाली रहेगा। आपने बोला बढ़िया बात है सर, सुंदर बात है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 3p में थे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 एंड देन पेयरिंग। हाँ ठीक है, सुंदर बात है। आपने कहा कि सर स्ट्रक्चर देख के हमको पता है कि एक लोन पेयर है, तो 3s वाला तो लोन पेयर के रूप में बैठा रहेगा, लेकिन हमें बॉन्ड बनाने हैं कितने? 4, 2 सिग्मा बनाने हैं और 2 पाई बनाने हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। ये तो नाइंसाफी है। तो आपने कहा कि सर ये ग्राउंड स्टेट से उड़ करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि एक पेयरिंग खुलेगी। तो आपने कहा खोल दो सर। तो ये हो गया आपका 3s, यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन एक बैठा हुआ। उसके बाद आ गया आपका, बहुत ही सुंदर देखिएगा, तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक 3p में, और एक इलेक्ट्रॉन उड़ करके चला गया है 3d में। आपने कहा बहुत बढ़िया बात है सर, सुंदर बात है, अच्छी बात, ठीक है। तो अब देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन अपना क्या था? sp2। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन है SO2 में? sp2। पहले ही आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा इसमें, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड। आपने कहा ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे करके एक साथ लेंगे तो आपके एक s और 2 p ऑर्बिटल तो हाइब्रिडेशन में चले गए। हाँ सर, तो कितने नए बनेंगे sp2? तो सर sp2 3 बनेंगे, 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो 3 sp2 बनेंगे। सर बहुत बढ़िया बात है, याद भी आ रहा है। लेकिन दो जो इलेक्ट्रॉन है ये प्योर ऑर्बिटल में बैठे हुए। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर सिटिंग क्वाइटली इन द प्योर ऑर्बिटल्स। और याद करिए कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स विल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड प्योर ऑर्बिटल्स विल फॉर्म पाई बॉन्ड। बढ़िया बात है सर, याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस इज कॉल्ड बच्चे कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसका मतलब कि एक जो बनाएगा ये पाई बनाने जाएगा और एक ये पाई बनाने जाएगा। क्यों ये पाई बनाएगा? क्योंकि दीज आर सिटिंग इन प्योर ऑर्बिटल्स एंड ओनली प्योर ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल का पोस्टमार्टम करूं
तो अब देखिए कुछ भी नहीं बचने वाला है, पोस्टमार्टम ऑफ SO2 आपने कहा कर दो सर। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल में, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सुंदर बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, उसके बाद SO2 के अंदर 2 सिग्मा थे और 2 ही पाई थे, तो दोनों सिग्मा जो है ये sp2p सिग्मा है, दोनों सिग्मा। सल्फर के पास sp2 है और ऑक्सीजन के पास प्योर p है, तो sp2p सिग्मा है। और पाई कैसे बना सकते, तो 2 पाई है, तो देखो एक तो p में है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 1 बॉन्ड इज pp पाई, एंड देखो सेकेंड d में घुस चुका है, तो अनदर बॉन्ड इज मेरे बच्चों dp पाई। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली नेकेड, यू कैन सी एवरीथिंग अबाउट द मॉलिक्यूल, और आप हर चीज को समझ गए कि सर SO2 के अंदर 2 सिग्मा होते हैं, दोनों सिग्मा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बने होते हैं। अच्छा, sp2p सिग्मा होते हैं, बहुत सुंदर। लेकिन जो पाई होते हैं, एक pp पाई होता है और एक dp पाई होता है, यानी d और p को ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड बनता है, दूसरा पाई बॉन्ड p और p के ओवरलैप से बनता है। इसका मतलब कि ये दोनों पाई बॉन्ड देखने में इक्विवेलेंट है, लेकिन प्रॉपर्टीज में इक्विवेलेंट नहीं होंगे। pp पाई में ज्यादा ओवरलैप होगा dp पाई से। pp पाई इज अ मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन dp पाई बॉन्ड। अच्छा सर, ठीक ठाक सा लग रहा है लेकिन फील नहीं आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। क्या सर ऐसा कोई ट्रिक है कि हम मॉलिक्यूल को देखते ही बता दें? वो भी सिखा दूंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। आपने कहा ठीक है, देखो जरा बहुत ही प्यार से देखो, सुंदर तरीके से। आपने बोला ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग और पी पाई पी पाई बॉन्डिंग कैसे पहचाने, और दीज आर बर्निंग टॉपिक्स फॉर जेई। जेई आपसे आसान चीजें नहीं पूछता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछता है, तो वहां ये काम आएंगे आपके। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं, इसी का बड़ा भाई SO3। आपने कहा सर ये क्या कर रहे हो, तो देख लो SO3 को अगर आप देखो तो S सल्फर बीच में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अच्छा सर, एंगल कितना होगा, तो 120 120 120। तो सर पहले ही पता चल गया आपको क्या कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाँ सर पता ही है, आपको भी पता है वैसे तो। कैसे? क्योंकि सल्फर के पास मैक्सिमम वैलेंसी 6 थी, 3 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अगर सर मैं फॉर्मूला से निकालना चाहूं तो स्टेरिक नंबर निकाल लो भैया, हाफ इंटू V प्लस M नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो हाफ मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ सल्फर 6, और यहाँ मोनोवैलेंट एटम कितना है, 0, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एटम। तो आपने बोला 6 + 0, स्टेरिक नंबर यहाँ से भी 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो चाहे आप स्ट्रक्चर से जाओ चाहे आप ऐसे जाओ, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा, क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो 3 सिग्मा है। मैं फिर से बना रहा हूं, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा कचरा दिख सकता है, तो बहुत ही प्यार से देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा S। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, ये भी sp2 है, 120 120 का एंगल होना चाहिए सिर्फ। तो देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, किसी भी 2 एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है, एक्सेप्ट एक मॉलिक्यूल दुनिया का C2 मॉलिक्यूल, बट उसको VBT एक्सप्लेन नहीं करता, इट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। हम लोग इसके बाद VBT का याद करिए, 2 लिमिटेशन थे, वन इज बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो CH4 मॉलिक्यूल में अलग अलग होना चाहिए था, समान आ गया तो उसको हाइब्रिडाइजेशन दूर करेगा, और दूसरा VBT का था कि इट कैन नॉट डील विथ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, जिसको रेजोनेंस ने डील किया था। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेजोनेंस, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में अगर कोई फेनोमेना कॉमनली आता है तो दैट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कहा ठीक है, तो यहाँ पर 3 सिग्मा है और लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर क्या होता है मेरे बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर। आपने कहा कि ठीक है सर, सिग्मा बॉन्ड है 3, लोन पेयर है 0, आंसर 3, ये हो जाएगा sp2। आपने बोला यहां से भी ठीक है। अच्छा आइए जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, अंदर में क्या क्या छुपा के बैठे हो बताओ। तो आपने कहा ठीक है, फिर से वही सल्फर है, और सल्फर के अंदर देखें अगर हम तो 3s2 3p4 आया था। आपने कहा हाँ सर याद है हम लोग को, तो 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, 3p के अंदर मेरे बच्चों 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन आए थे। 3d यहाँ पर अपने आप बन जाएगा और खाली रहेगा जब तक इसको आप भरने का प्रयास नहीं करेंगे। आपने कहा ठीक है, कैसे भरते हैं सर, कि कितने बॉन्ड्स हमको बनाने हैं वैसे भरते हैं।
पिछले बार हमको 4 बॉन्ड बनाने थे, इस बार हमें 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो 6 बॉन्ड बनाने हैं तो भैया हमको तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड। अच्छा, इसका मतलब आप याद करिए कि अब ग्राउंड स्टेट क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नहीं बनेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये पेयरिंग खुलेगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये पेयरिंग खुलेगी। आपने कहा खोल लो सर, तो 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं? 1 और 2 पहुंच गए। पिछले केस में 1 ही पहुंचा था। सुंदर, अति सुंदर। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या है सर, खुल के बताओ। हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp2 है, चाहे SO3 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछे या SO2 में पूछे, हाइब्रिडाइजेशन इज स्टिल sp2। आपने कहा ठीक है, तो एक s और 2p मिक्स हो गए तो कितने ऑर्बिटल बने? sp2 sp2 sp2। जितने मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। अब लोग अपने पास प्योर ऑर्बिटल कितने हैं? तो देखो एक p है, अगर ये px है, ये py है, तो ये pz रहा होगा। उसके बाद 2d खाली है। अच्छा, तो ये सारे कहां इन्वॉल्व हो जाएंगे? these three will be involved in the pi bond formation। आपने कहा बढ़िया बात है सर, इसका मतलब ये जो सल्फर तब से चुपचाप बैठा हुआ था, इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि इसके जो सिग्मा बॉन्ड थे ये तो sp2s सिग्मा थे, सॉरी sp2p सिग्मा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास प्योर p रहेगा। लेकिन इसका जो पाई था, तो देखिए एक पाई बनेगा p और p के ओवरलैप से, तो एक पाई हो जाएगा कौन सा पाई? pp पाई। और ये दो जो होंगे वो हो जाएंगे dp पाई, और इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी जा सकती है, बहुत आराम से सुन लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। SO3 में 3 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स आर dp पाई एंड 1 पाई बॉन्ड इज pp पाई। आपने कहा सुंदर बात। आखिरी सवाल, मैंने बोला कि बिना एक्सप्लेनेशन के आप इसको कवर कर सकते हैं, बिना एक्सप्लेनेशन के आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे सर? मान लीजिए अगर हमसे कोई पूछे, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी dp पाई बॉन्ड्स आर देयर इन H2SO4। ऑप्शन मान लीजिए आपके सामने दिया 1 2 3 और 4। अब बच्चा वहां एग्जाम में सर पे हाथ रख के बैठेगा, आपको नहीं बैठना है, क्योंकि आपको पता है कि सल्फर खूब अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन करता है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। आप सिर्फ स्ट्रक्चर बनाइए, आगे का काम हो जाएगा। आपको पता है कि ये सल्फर 4 सिग्मा बना रहा है, 1 2 3 और 4, और 2 पाई बना रहा है। जैसे ही आपने देखा कि भैया सल्फर के अंदर S है, P है, और इसके बगल में यहाँ पर D होगा, मन में ये सब चलेगा आपके, अभी बस मैं सिखा रहा हूं तो फील कराने के लिए बना दे रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ सल्फर का। आप कहेंगे सर 4 सिग्मा बॉन्ड नो लोन पेयर, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इज sp3। आपने कहा हाँ, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है मेरे बच्चों, तो एक S और 3 P, ये तीनों तो इन्वॉल्व हो गया हाइब्रिडाइजेशन में। 4 sp3 बने, चारों से देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। ये जो 2 पाई है ये कौन बनाएगा? ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों पाई डी ऑर्बिटल को बनाने होंगे, क्योंकि तीनों पी यूज हो गया, एक एस यूज हो गया। इसका मतलब कि सल्फर में जो दोनों पाई, सॉरी H2SO4 में जो सल्फर 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों ही पाई dp पाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। सिमिलरली SO2 का अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो ध्यान रखिएगा कि SO2 के स्ट्रक्चर में भी याद करिए कि सिर्फ स्ट्रक्चर आप अगर बना लें तो आपका आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। आपने कहा कैसे? तो देखिए, आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब एक S 2 P तो यूज हो जाएगा, तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? तो आप कहेंगे कि सर P में एक डब्बा बचेगा, यहां देख लो ना, ऐसे बनाया करो, S ये P और यहां पर हो जाएगा D। तो आपने कहा ठीक है सर, तो ये तो यूज हो गया, इसका मतलब P एक ही खाली है ना भाई, तो एक P है तो एक PP पाई रहेगा, और दूसरा D में घुस जाएगा तो दूसरा DP पाई रहेगा। आप कहेंगे कि सर इससे भी एक आखिरी बार सर SO3 और दिखा दो, तो मैं दिखा दे रहा हूं कि अगर आपने SO3 बनाया, फिर से हाइब्रिडेशन इसका sp2 है, तो आप सिर्फ ये डब्बा बना लो इमेजिनेशन के लिए, तो आपको क्लैरिटी एकदम गजब लेवल की मिल जाएगी। आपने कहा सर एक S और 2 P, ये तो हाइब्रिडेशन के लिए चला गया, और 3 पाई बनाने हैं, तो एक पाई ये बनाने जाएगा, मतलब PP पाई हो जाएगा, दूसरा पाई यहां और यहां ही बन सकता है, तो 2 dp पाई बॉन्ड होंगे और एक pp पाई बॉन्ड होगा। आई होप दिस क्लियर्स योर टॉपिक। समराइज कर रहा हूं काफी आराम से, बहुत ही प्यार से।
मैंने बोला आपको कि हाइब्रिडाइजेशन हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं, ये हमको ड्रैगोज रूल प्रोहिबिट करता है। ड्रैगोज रूल कहता है कि पीरियड 3 या उसके बाद का एलिमेंट, खास तौर से ग्रुप 15 और 16 के जितने भी हैं, इनका ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होता है। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर है, जो अटैच्ड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के आसपास है और वो पीरियड 3 या उसके बाद का एलिमेंट है, तो एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता है। उसका रीजन है, हाइब्रिडाइजेशन में जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो आपका एफिनिटी उतना रहेगा तब ना। जैसे ही आप ग्रुप में नीचे आते हो, याद करो एटम का साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, तो जो बॉन्ड बनाने की क्षमता है दूसरे को अट्रैक्ट करने की, वो भी घट जाती है, तो रिलीज होने वाली एनर्जी भी घट जाती है। तो अब इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए उतना एनर्जी ही नहीं मिलता है। जैसे आपको आटा गूंथना है, तो आटा गूंथने के लिए एनर्जी चाहिए ना भाई, ऑर्बिटल की मिक्सिंग लाइक आटा गूंथना। तो अगर आपको आटा गूंथने के लिए एनर्जी नहीं है आपके पास, तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। तो आपने देखा कि NH3 की तुलना में PS3, ASH3, SBH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योर ऑर्बिटल का। ठीक है, आपने कहा अच्छी बात है। उसी तरह से H2S वाले ग्रुप में मैंने बोला था कि H2S, H2SE, H2TE, इन सब के अंदर जो ऑर्बिटल हैं वो उस तरीके से हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, वो प्योर ऑर्बिटली बॉन्ड बनाता है। आपने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने बेंट रूल आपको बताया। बेंट रूल किसी काम का नहीं है, आपको सारा चीज थ्योरेटिकली पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लोन पेयर जो होगा उसके स्टेबलाइजेशन के लिए S कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सर आपने PCCl3F2 में फ्लोरीन को ऊपर और नीचे रखा था, क्योंकि भैया फ्लोरीन का केस ही एक्सेप्शनल है। याद करो, द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस दुनिया में सबसे ज्यादा है और साइज सबसे छोटा है, उसको थोड़ा सा अलग काउंट करना होता है। अदरवाइज अगर लोन पेयर रहेंगे 3, तो हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीनों लोन पेयर को डालेंगे जहां एस कैरेक्टर ज्यादा है। आपने कहा सुंदर बात है। फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने देखा हाइब्रिडेशन का यूज करके पी पाई एंड पी डी पाई बॉन्ड पहचानना कि कितने बनते हैं। दीज आर वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। होप कि आपको मैं ये सब क्लियर कर पाया हूं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ रेजोनेंस विदाउट एनी डिले। Thank you for watching the video and keep sharing the video with the students which actually wants to learn chemistry। देखो छोटे छोटे लेक्चर मैं बना सकता हूँ, 5-6 लेक्चर में भी बॉन्डिंग खत्म कर सकता हूँ, फायदा कुछ नहीं होगा। यहाँ व्यूज नहीं बढ़ाने, ठीक है, यहाँ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने, यहाँ कॉन्सेप्ट को बांटना है कि ऐसे पढ़िए तब जाकर के जेईई नीट क्लियर होने वाला है आपका। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट।